नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आज के वीडियो में हम चरक चिकित्सा स्थान 11 उरेक शत के पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है उसके लक्षण वगैरह साध्यता इनके बारे में बात कर ली थी। आज हम चिकित्सा और उसके आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश सभी के विघ्नों को दूर करें, सबका पढ़ाई में यूँ ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी उरेक शत के निदान, शतक्षीण के निदान, उरेक शत के पूर्व रूप, ठीक है, उरेक शत के लक्षण और साध्यता के बारे में। आज हम उरेक शत की विभिन्न चिकित्साओं के बारे में बात करेंगे, विभिन्न योगों के बारे में बात करेंगे, छत्क्षीण में संतर्पण के बारे में बात करेंगे और अनुबंध रोग जो है छत्क्षीण का, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं आगे। तो उरेक शत में लाक्षादि क्षीर का और इक्षुवालिकादि क्षीर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यह आप नाम याद रखिएगा। फिर आगे आता है कि उरेक शत में यव का प्रयोग कब किया जाता है। तो उरेक शत में जब ज्वर व दाह उत्पन्न हो, ठीक है, यहाँ पे क्या बता रखी कंडीशन, ज्वर और दाह उत्पन्न हो, तब यव के आटे में घृत मिलाकर दूध में पकाकर पीने को देना चाहिए, या यव का सत्तू चीनी मधु को दूध में मिलाकर पिलाना चाहिए, ठीक है। यानी यव का आटा प्लस घृत मिलाया, उसको दूध में पकाया और उरेक शत में अगर ज्वर हो तो उसको पीने को दिया, ठीक है। ये हैं यव के प्रयोग के बारे में, यह आपको याद हो गया, ठीक है। इसके अलावा मधुकादि योग का वर्णन यहाँ पे किया गया है। एलादि गुटी का इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा इसको, ठीक है। इसकी मात्रा कितनी यूज लेते हैं, अक्ष मात्रा यूज लेते हैं, ठीक है। भक्ष्यन्ना दिने दिने, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, प्रतिदिन एक एक भक्षण करना है, ठीक है। काउंटिंग बता रखी यहाँ पे, एक वटी एक गुटी का दिन की, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है रक्ताति प्रवृत्ति में कर्तव्य, कि अगर रक्ताति प्रवृत्ति हो तो इसमें यहाँ पे 3 चीज़ें बताइए कि मुर्गे के अंडे में यूष या जल मिलाकर, ठीक है, मुर्गे के अंडे को यूष या जल के साथ लेना है, या फिर चटक के अंडे के रस को, मतलब चटकांड रस को यूष या जल में मिला के लेना है, ठीक है, या फिर बकरे या जंगल पशु पक्षियों के रक्त को जो है यूष या जल में मिलाकर प्रयोग करना है। कब? जब उरेक शत में रक्ताति प्रवृत्ति हो, कि रक्त ज़्यादा निकल रहा हो। रक्त स्टीवन में कर्तव्य, तो रक्त स्टीवन में क्या बता रखा है इसने, कि गदहर पूर्णा का मूल और लाल चावल का चूर्ण, इनका कपड़चाण चूर्ण बनाकर मुनक्का का रस दूध व घृत में पकाकर मिश्री मिलाकर पीने को देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद तो आप ये चीज़ें आप रीडिंग कर ही लीजिएगा, ये इतनी इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। फिर आता है अमृतप्राश घृत, ठीक है। अमृतप्राश घृत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, नष्ट शुक्र क्षत क्षीण दौर्बल्य व्याधि कर्षितान, ठीक है, यानी जिसका शुक्र नाश हो गया हो या फिर जिसके क्षत क्षीण रोग हो, जो दुर्बल हो, ठीक है, किसी व्याधि द्वारा कमजोर या कर्ष कर दिया गया हो, ठीक है। फिर इसके अलावा कास हिक्का ज्वर श्वास दाह तृष्णा अस्र पित्त नुत, ठीक है, रक्तपित्त, इन सब रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब है इसके इम्पोर्टेंट काम। इसके अलावा पुत्र को देने वाला यानी पुंसवन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। फिर आगे आता है श्वेदंष्ट्रादि घृत, इसका नाम याद रखना है, ठीक है। फिर आता है सक्तु का प्रयोग, तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो है छत्क्षीण व्यक्ति में या रक्तगुल्म में लाभकर होता है, किसका प्रयोग, सक्तु का प्रयोग, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है प्रथम सर्पी गुड़, ठीक है। प्रथम सर्पी गुड़ में इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, घृतम तु पित्ते अभ्यधिके लियात ते अधिके पिबेत, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पित्त की अधिकता हो तो घृत मिलाकर अधिक मात्रा में पीना चाहिए। इसके अलावा रेतो वीर्यम बलम पुष्टिम तैराशु तस्मात आपनुयात, ठीक है। रेतो वीर्य
कि जो शुक्र, वीर्य, बल और पुष्टि देने वाला जो होता है प्रथम सर्पी गुण होता है। ठीक है, फिर ऐसे ही द्वितीय सर्पी गुण है, तृतीय सर्पी गुण है आगे। ठीक है, इनके नाम याद रखने और इनका पहला कंटेंट याद रखना। जैसे द्वितीय सर्पी गुण में बला मूल थी, ठीक है, और तृतीय सर्पी गुण में यहाँ पे वंशलोचन पहला कंटेंट है। फिर चतुर्थ सर्पी गुण यहाँ पे नूतन आंवला, ठीक है, नवामलगम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिल्व समान गुणान, ठीक है, ये सब जो है आपको याद रखने हैं। फिर आगे आता है पंचम सर्पी मोदक। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग क्या है 5 सर्पी गुण लिख देते हैं कि प्रथम सर्पी गुण, द्वितीय सर्पी गुण, तृतीय सर्पी गुण, चतुर्थ सर्पी गुण, पंचम सर्पी गुण। या फिर ये कर लेते हैं प्रथम सर्पी गुण, द्वितीय सर्पी गुण, तृतीय सर्पी गुण, चतुर्थ सर्पी गुण, प्रथम सर्पी मोदक। तो ये सब चीज़ें गलत है, पंचम सर्पी मोदक ही इसका नाम है आएगा, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है यहाँ पे वृश्य योग, ठीक है, जिसमें क्या है कि मैथुन करने से जिसके अत्यधिक कुपित वात हो जिन व्यक्तियों में, उनमें वातनाशक भृंगण वृश्य योगों का प्रयोग करना चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वृश्य योगों का कब उपयोग करना चाहिए? जिनमें अत्यंत मैथुन करने से जो है वायु अधिक कुपित हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में बस्ती प्रदेश में विकार उत्पन्न करने वाली हो जाती है वो, तो उस वात का नाश करने के लिए वातनाशक भृंगण एवं वृश्य जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेंधवादी चूर्ण का यहाँ पे वर्णन है। एक चीज़ यहाँ पे सेंधवादी चूर्ण का वर्णन कहाँ है? उरेक्षत या छत्छीण रोग में है। ठीक है, चिकित्सा स्थान अध्याय 11 में। ऐसे ही एक सेंधवादी तेल आएगा, वो उरुस्तंभ चिकित्सा स्थान अध्याय 27 में वर्णित है। फिर सेंधवादी घृत का अपस्मार में वर्णन है। ठीक है, यवानी शाड़व, इसका वर्णन चरक संहिता में राजयक्ष्मा में वर्णन है। ठीक है, सेंधवादी चूर्ण अपन ने पढ़ लिया शतछीण में, और शाड़व का वर्णन यहाँ पे आएगा किसमें? शतछीण में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। नागबला कल्प, इसका प्रयोग कास में बताया है वाग्भट्ट ने। ठीक है, जबकि यहाँ पे नागबला कल्प का प्रयोग इसमें क्या बोलते हैं हमने छत्छीण में बताया गया। ठीक है, अब आते हैं अपन राजयक्ष्मा में और छत्छीण में संतर्पण। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने? छत्छीण रोगी यदि अपने सुख की इच्छा रखता है तो उसे जो कोई भी अन्न शरीर को तृप्त करने वाला हो, शीतल हो, दाहन उत्पन्न करने वाला हो, ठीक है, पचने में हल्का और हितकारी हो, ऐसे अन्नपान का सेवन करना चाहिए। फिर छत्छीण में यक्ष्मा, कास, रक्तपित्त की भी चिकित्सा करनी चाहिए। यक्ष्मा, कास, रक्तपित्त के रोगियों के लिए पथ्य बताया गया है। ठीक है, जो मतलब जो भी चीज़ इन 3 रोगों में यक्ष्मा, कास और रक्तपित्त में पथ्य बताई गई है, उन सभी पथ्यों को छत्छीण रोगी में अग्नि तथा व्याधि बल को देखकर रोगियों को लिए क्या साथ में है ऐसा विचार करके देना चाहिए। ठीक है, फिर है छत्छीण की उपेक्षा से राजयक्ष्मा। यही यहाँ पे अपन ने जो बात की थी कि अनुबंध रोग, तो वो यही है, यही बताया गया उसमें कि छत्छीण की उपेक्षा करने पर शीघ्र ही यक्ष्मा रोग का संबंध हो जाता है। इसलिए जब तक यक्ष्मा रोग का संबंध न हो जाए उससे पूर्व शीघ्र ही छत्छीण रोग की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बता रखा है कि तत्वार्थम विद्वित तत्रज तमो दोष है पुनर्वसु। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है कि रज व तम दोष की जो है यहाँ पे चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, ये सब यहाँ पे बता रखा है। अब यहाँ पे आते हैं छत्छीण के प्रमुख योगों के बारे में। तो उसकी एक ट्रिक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छत्छीण में एला मधु सेंधव के समान, एला मधु सेंधव के साथ अमृत के समान है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एला, ए से एलादि गुटिका, दूसरा ला से लाक्षादि क्षीर, फिर आप मधु से आ जाएंगे मधुकादि योग, सेंधव सेंधवादि चूर्ण, फिर है अमृत, अमृत प्राश घृत। ठीक है, समान से 7 है, 5 तो सर्पी वो 4 सर्पी गुड़, 1 सर्पी मोदक, 5 तो एक ये हो गए प्रथम सर्पी गुड़, द्वितीय सर्पी गुड़, तृतीय सर्पी गुड़, चतुर्थ सर्पी गुड़, पंचम सर्पी मोदक। इसके अलावा एक शाड़व अपन ने पढ़ा, वो सेमी आ जाएगा, और श्वेदंष्ट्रादि घृत, ये 7 हो गए सेमे। ठीक है,
फिर नया लास्ट में बचा, उससे आपने नागबला कल्प ले लिया। इस तरह से जो है छत्छिण के हमने प्रमुख योग देख लिए। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इस प्रकार से आज हमारा चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 11 छत्छिण कंप्लीट होता है। इसके हमने लक्षण, निदान, पूर्व रूप, ठीक है, इसके अलावा विभिन्न चिकित्साएं, साध्य साध्यता, ठीक है, विभिन्न योग, सब हमने डिटेल में देख लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।